नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बारिश के बाद और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते दिल्ली में आपको बताते चले शुक्रवार को यमुना नदी का जलस्तर 205.33 मीटर के ऊपर चला गया है। बताते चले कि 205.33 मीटर दिल्ली में खतरे का निशान है। इसके ऊपर नदी बहे तो शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जलस्तर बढ़ने की वजह से गुरुवार को ही दिल्ली लोहे के पुल को बंद कर दिया गया था। खतरे के निशान से ऊपर बह रहे यमुना का पानी अब खेती की ओर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी के डूबे क्षेत्र के करीब के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों द्वारा 24 घंटे स्थिति की निगरानी जो है वो लगातार की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले विभाग के मुताबिक ऊपरी डूब वाले इलाकों में बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पानी की दर 1.60 लाख क्यूसेक पहुंच गई है, जो इस साल सबसे अधिक। हरियाणा से गुरुवार को आपको बता चले सुबह 10 बजे तक 85,879 क्यूसेक की दर से यमुना का पानी छोड़ दिया गया है। ऐसे में अगले 24 घंटे में जलस्तर और बढ़ सकता है। तो झारखंड के धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले सीधे संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली है। इसके साथ साथ आपको बताते चले बेंच ने कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं और इसके साथ साथ हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाल ही में अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करने की बेहद जरूरत है। गौरतलब है कि गुरुवार को धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने कुचल दिया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया उसे साजिश बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जज उत्तम आनंद सड़क किनारे धीरे धीरे दौड़ लगा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार एक ऑटो सड़क पर सीधा चल रहा था और जज के नजदीक आकर वह अपना डायरेक्शन बदल लेता है। जज को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अब स्वतः संज्ञान ले लिया है। राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट में डीजीपी ने कहा जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा अगर जांच सही नहीं हुई तो केस सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार करने के बाद धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में गुरुवार को 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑटो को भी जब्त कर लिया। नई दिल्ली का रुख करेंगे। ब्रिटेन में बीते दिन एक कार्यक्रम में शामिल हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। आपको बताते चले उनका बोरिस जॉनसन का जो एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जॉनसन अपना छाता नहीं संभाल पाते हैं। दरअसल बीते दिन बोरिस समेत कई बड़ी हस्तियां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही थी, जिसके बाद बोरिस ने अपना छाता जो है वो खोल दिया था। लेकिन तेज हवा के चलते बोरिस को छाता संभाल पाने में काफी दिक्कत होने लगी। साफ देखा जा सकता था बोरिस छाता को संभालने का प्रयास करने लगे, तो वहीं कार्यक्रम में शामिल प्रिंस चार्ल्स भी बोरिस को देख मुस्कुरा उठे। बोरिस की छाते के साथ मशक्कत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे देख अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। आपको बताते चले ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस अफसरों की याद में एक स्मारक बनाया गया है, जिसके उद्घाटन समारोह में बोरिस शामिल होने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। सभी एक जगह बैठे हुए थे और तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही थी। बारिश के साथ ही आपको बताते चले बोरिस ने आसपास बैठे लोगों ने छाता खोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद बोरिस ने भी छाता खोलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें छाते को खोलने में परेशानी होती दिखी। ये परेशानी उन्हें तेज हवा
के चलते हो रही थी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कैसे उन्होंने छाता खोला और तेज हवा के कारण छाता उल्टा हो गया, जिसके बाद प्रिंस चार्ल्स भी मुस्कुरा दिए तो बोरिस जॉनसन खुद भी हंसने लगे। वहीं बोरिस की यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को बड़े चाव से और हंसी से देख रहे हैं। तो श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटरों पर कोरोना का आक्रमण अब होने लगा है। अब आपको बताते चले, टीम इंडिया के 2 और खिलाड़ी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम संक्रमित पाए गए हैं। यह दोनों खिलाड़ी 59 क्रिकेटरों में शामिल थे जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। इससे पहले ऑलराउंडर कृणाल पांड्या 27 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम उन 6 खिलाड़ियों के साथ श्रीलंका में ही रुकेंगे जिन्हें तीसरे T20 से पहले टीम से पृथक किया गया था, जबकि शेष भारतीय टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के समाप्ति के बाद तुरंत भारत वापस लौट रही है। चहल और गौतम के अलावा कोरोना संक्रमण की शंका को देखते हुए जो 6 खिलाड़ी श्रीलंका में रुके उनमें कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, दीपक चाहर, ईशान किशन शामिल हैं। 29 जुलाई को खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को श्रीलंका के आगे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इस मैच में मेजबान टीम ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। आपको बताते चलें कि टीम इंडिया ने तीसरे मुकाबले में पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 81 रन बनाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम ने 14.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत को इस T20 सीरीज में मेजबान टीम ने 2-1 से शिकस्त दे दी है। तो 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसको देखते हुए जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें, खुफिया इनपुट हैं कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा IED लगाकर जम्मू शहर में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश जो है वो रची जा रही है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना के बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन द्वारा IED जाने की हाल की घटनाओं से पता चलता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जम्मू में धार्मिक स्थलों के पास भीड़भाड़ वाली जगहों पर विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर में ड्रोन के खतरे से निपटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इससे निपटने के लिए पुलिस ने एंटी ड्रोन रणनीति बनाई है। हाल ही में आपको बताते चले, ADGP मुकेश सिंह ने कहा था कि इससे निपटने के लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। किस तरह की तैयारी की गई है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर तैयार की है और उन्होंने बताया है कि 15 अगस्त को लेकर तैयारी चल रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ड्रोन के संभावित हमलों को रोकने की पूरी तैयारियां हम कर रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद की साजिश की खबर मिली है, जो इनपुट मिले हैं उन पर काम लगातार चल रहा है। आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा दोनों मिलकर ऐसा करना चाहते हैं। हमारे पास इस तरह के इनपुट हैं। तो पेगासस जासूसी का मामला भारत में अब तूल पकड़ता जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार इस मुद्दे पर चारों तरफ से विपक्ष के द्वारा घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
पेगासस कांड पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। शीर्ष कोर्ट वरिष्ठ पत्रकार एन राम की निष्पक्ष जांच कराने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। अगले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की याचिका वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रखी और कोर्ट से आग्रह किया कि कथित जासूसी के व्यापक असर को देखते हुए इस पर सुनवाई की जरूरत है, जिस पर प्रधान न्यायाधीश ने सहमति जताते हुए अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात भी कह दी है। आपको बताते चलिए, वरिष्ठ पत्रकारों की याचिका में कहा गया था कि कथित जासूसी भारत में विरोध की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने और हतोत्साहित करने की एजेंसियों एवं संगठनों के प्रयास की बानगी है। गौरतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 300 से अधिक लोगों के फोन नंबरों को इजरायल के पेगासस स्पाईवेयर से टैप कराया गया है। इसमें विपक्षी दलों के नेता, पत्रकार, जज समेत कुछ कारोबारी भी शामिल है। श्रीलंका से एक बेहद अनोखी घटना सामने आई है। यहाँ पर एक व्यापारी के घर से कुएं की खुदाई के दौरान करीब 510 किलोग्राम का विशाल और बेशकीमती नीलम मिला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नीलम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस नीलम की कीमत लगभग 7.5 अरब रुपए यानी कि लगभग 10 करोड़ डॉलर होगी। श्रीलंका के अधिकारियों के अनुसार यह घटना श्रीलंका के रत्नपुरा इलाके की है। यहाँ बेशकीमती रत्नों के एक व्यापारी डॉक्टर गमागे के घर के पीछे कुएं की खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक ये नीलम मिला। 25 लाख कैरेट के इस नीलम का वजन लगभग 510 किलो है। डॉक्टर गमागे के अनुसार उनके घर में कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरों को ये नीलम मिला है, जिसकी जानकारी उन्होंने मुझे दी। बाद में हमने इसे यहाँ से बाहर निकाला। विशेषज्ञों ने इस नीलम को सेरेंडिपिटी सफायर नाम दिया है, जिसका मतलब होता है किस्मत से मिला नीलम। मशहूर रत्न विशेषज्ञ डॉक्टर जेमिनी जोएसा ने कहा है, आपको बताते चले, उन्होंने अपनी बात में कहा, मैंने इतना बड़ा नीलम इससे पहले कभी नहीं देखा। यह शायद 40 करोड़ साल पहले बना होगा। साथ ही जानकारों का मानना है कि श्रीलंका के रत्न उद्योग के लिए ये नीलम संजीवनी का काम कर सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते पिछले साल से अब तक यहाँ के रत्न उद्योग को खासा नुकसान झेलना पड़ा था। रत्न उद्योग से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई है कि यहाँ मिला ये नीलम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को श्रीलंका के रत्न उद्योग की तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। इसके साथ ही नेशनल जेम एंड ज्वेलरी अथॉरिटी ऑफ श्रीलंका के प्रमुख तिलक वीर सिंघे के अनुसार यहाँ मिला ये नीलम बेहद खास है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा नीलम हो सकता है और इसका आकार और कीमत देखकर हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संग्रहालयों का ध्यान वापस श्रीलंका की तरफ खींचेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब यह स्टेशन कुछ समय के लिए, आपको बताते चले, वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। नासा और न्यूज एजेंसी RIA के मुताबिक अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। सभी सुरक्षित हैं और गुरुवार को यह हादसा तब हुआ जब हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे रूसी रिसर्च मॉड्यूल के जेट थ्रस्टर में गलती से आग लग गई। इसके कारण अंतरिक्ष स्टेशन 45 डिग्री पर घूम गया। हालांकि नासा के नियंत्रण कक्ष में मौजूद टीम ने कंट्रोल थ्रस्टर्स की मदद से स्पेस स्टेशन को उसकी कक्षा में पहुंचा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल चुका है। अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूदा वक्त में 7 क्रू मेंबर मौजूद हैं। इनमें से 2 रूसी, 3 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 फ्रेंच एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में लगातार, आपको बताते चले, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में 43,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। 555 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में सबसे ज़्यादा 22,064 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ साथ पिछले 24 घंटों में 42,360 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,300
515 एक्टिव केस बढ़ गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,72,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,23,217 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,07,44,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,05,155 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 29 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 51,83,000 टीके लगाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46 करोड़ 46 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3% से भी कम दर्ज किया गया। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट जो है वो 97% से ज़्यादा है। एक्टिव केस 1.28%। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भारत में ही हुई हैं। केरल में लगातार तीसरे दिन कोविड के 22,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को कोविड के 22,064 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ साथ 128 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 33,49,365 और मृतकों की संख्या बढ़कर 16,585 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,63,098 नमूनों की जाँच हुई है और जाँच संक्रमण दर 13.53% दर्ज की गई है। इसी के साथ साथ राज्य में अब तक 2,68,96,792 नमूनों की जांच हुई है। मल्लापुरम जिले में सबसे ज्यादा 3,679, त्रिशूर में 2,752, कोझिकोड में 2,619 मामले सामने आए हैं। 16,649 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 31,77,453 हो गई है। फिलहाल 1,54,820 मरीजों का उपचार चल रहा है।